हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या सीरीज़ लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, फ़िलहाल मैं 2022 का डिस्कशन कर रहा हूं, उसके बाद 2023 का भी डिस्कशन करूंगा। देखो, एसएससी में ये कहा जाता है कि अगर एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर एक बार दो बार तो करना ही चाहिए। अगर इससे क्या होगा कि आपको एक माइंडसेट बन जाएगा कि भाई क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो ऐसा आएगा, या फिर इस लेवल का आ सकता है, इससे मिलता जुलता आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट रिपीट होती है। मैं कहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 25 16 ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं या क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होते हैं जो पूछा जाता है, उसी तरीके का रिपीटेशन आपको दिखता है। आउट ऑफ 25 15 16 18 ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो एप्टीट्यूड का पार्ट को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी सेट हुए थे एसएससी सीजीएल के 2022 में जितने भी सेट हुए थे, सारे सेट को डिस्कस करेंगे। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें, अच्छे से जाएं इस जितने भी पार्ट है। इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें नहीं आती है वो उसका आप नोट्स बनाते चले कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो इसका नोट्स बनाते चले। और कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर नया मिलता है या कॉन्सेप्ट आप कुछ सीखते हो तो उसका भी नोट्स बनाते चलो, राइट। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस ऐसे ही देखोगे कि जब आप उस चैप्टर के ऊपर पढ़ने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता रहेगी अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो, ठीक है। तो वैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 सवाल होते हैं, तो हर सेट में 25 सवाल होंगे। और टोटल 2022 में मैं देखता हूँ तो 44 सेट्स में एग्ज़ाम हुए थे, 44 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो वो सारे के सारे 44 शिफ्ट को मैं डिस्कस करूँगा। हर एक दिन एक वीडियो आएगी, हर एक दिन एक सेट का। और जो भी मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे सेट 1 सेट 2 ऐसे वैसे सेम उसी सीक्वेंस में रखा है। और जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आया था कि पहले ये क्वेश्चन आया, दूसरा ये क्वेश्चन आया, तो उसी तरीके से मैंने इस सीक्वेंस को रखा है ना। अरिथमेटिक आएगा, एडवांस आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस में रखी है जैसे एग्ज़ाम के पेपर में आया था। तो इससे क्या होगा कि आपको ये मतलब माइंडसेट कि सपोज दैट अभी प्रॉफिट एंड लॉस का आया है क्वेश्चन, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। तुरंत ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट स्विच करना है, तुरंत फिर नेक्स्ट किया तो अलजेब्रा आ गया तो अलजेब्रे की कॉन्सेप्ट पे स्विच करना है। तो उसी तरीके की प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में वैसा ही माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा। तो मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा बेस्ट अप्रोच में। जो भी तरीके हो सकते हैं, एक तरीका होगा, दो तरीका होगा, तीसरा तरीका होगा, सारे तरीके को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट 1 है हमारा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और कहता हूँ कि अगर आपको ये सारे सीरीज़ की PDF फाइल चाहिए, राइट, सारे सीरीज़ की PDF फाइल चाहिए या फिर और भी एक्स्ट्रा PDF फाइल चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करें और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कंटेंट कहाँ मिलेगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो आप एक ही जगह पे जाएं और एक ही चीज़ को फॉलो करें। आपको अगर अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, अच्छा लगता है टीचिंग वे अगर अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करें और कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैथ्स विद पवन वर्मा, वहाँ पे भी आपको शॉर्टकट तरीके वगैरह देखने को मिलते हैं, रील्स वगैरह वहाँ डालता रहता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सेट 1 है, जो कि 1 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। 9 बजे से लेकर 10 बजे का पेपर था। 1 घंटे का पेपर होता है, आपको पता ही है कि 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे में मैथ्स 25 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के 25 सवाल रहेंगे, इंग्लिश के 25 सवाल रहेंगे और जीके जीएस के
जीके के 25 सवाल रहेंगे, तो 1 घंटे का रहेगा। यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग सिर्फ मैथ्स का डिस्कशन करेंगे, मैथ्स के पेपर को देखेंगे कि कैसा कैसा सवाल आया था और क्या क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, बेस्ट शॉर्टकट तरीके से देखेंगे क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। 12.5% लॉस में बेचता है ऑन द कॉस्ट प्राइस। डिसऑनेस्ट है, पहले ही बोल दिया गया है कि 12.5% लॉस में बेच रहा है, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। 36 ग्राम के जगह पे 28 ग्राम यूज़ करता है। तो व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपको पता करनी है। तो आपको समझ आया कि क्या पूछ रहा है। तो मैं कह रहा है कि चलो पहले तो 12.5% लॉस में बेच रहा था, तो मैं कहता हूँ कि 12.5% लॉस में बेच रहा है, तो उसका मतलब होता है 1/8। इसका मतलब है कि अगर वो आर्टिकल 8 का है तो 12.5% लॉस यानी कि 1 यूनिट का लॉस करेगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपये का है तो उसमें 1 रुपये का लॉस करेगा, तो सेलिंग प्राइस होगी 7 रुपये की। तो 12.5% लॉस में बेचेगा। दूसरी बात कहता है कि ही यूजेस 28 ग्राम इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम के जगह पे वो 28 ग्राम देता है। 36 ग्राम की जगह पे 28 ग्राम देता है। यहाँ पे वो चीटिंग करता है, तो प्रॉफिट होगी कि लॉस होगी। अब जब देख रहा हूँ, ये तो मैंने क्या लिखा, ये तो हमने प्राइस लिखा कि भाई 8 रुपये करके है, 7 रुपये में बेच रहा है। और ये हमने क्या देखा, तो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल है। तो अगर क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल का भी रेशियो अगर निकालूँ तो ये कटेगी 9 टाइम्स, ये कटेगी 7 टाइम्स 4 के टेबल में सॉरी 9 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, मैं ये कहता हूँ कि 9 यूनिट आर्टिकल खरीद रहा था 8 रुपये में, और जब बेचने की बारी आई तो 7 यूनिट आर्टिकल बेच रहा है 7 रुपये में। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कह रहे कि 9 यूनिट खरीद रहा है, 7 यूनिट बेच रहा है। तो क्वांटिटी को अगर मैं इक्वल कर दूं, क्वांटिटी को अगर हम इक्वल कर दें, तो क्वांटिटी को इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं। 9 का और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 और 7 का एलसीएम 63, मतलब इसका 7 टाइम्स कर दीजिए, इसका 9 टाइम्स कर दीजिए। तो क्या हो गया, 63 आर्टिकल खरीद रहा है, 63 आर्टिकल बेच रहा है। मतलब ऐसे सवालों में आपको क्वांटिटी को बराबर करना पड़ता है। तो 63 आर्टिकल खरीद रहा है, 63 आर्टिकल बेच रहा है, तो 7 टाइम्स खरीद रहा है, तो इसको 7 टाइम्स इसका भी करना पड़ेगा। और ये 9 टाइम्स बेच रहा है, तो इसका भी 9 टाइम्स करना पड़ेगा। तो आपको एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चली, और जहाँ पे दोनों क्वांटिटी भी हो गया बराबर। तो बस डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 8, 7 टाइम्स इज 56। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 9 × 7 इज 63। अब बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि हाँ, हाफ प्रॉफिट हो रहा है 7 यूनिट का, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं। तो 7/56 प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस करना पड़ता है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। और जब मैं इसको कैंसिल करके देखता हूँ तो आता है 1/8। अब देखो यहाँ पे आप 1/8 लिखे थे, जिसका मतलब 12.5% है, तो 12.5% का प्रॉफिट भी दिख रहा है, 1/8 यहाँ पे आ गया। तो डायरेक्टली वी कैन से कि 12.5% की प्रॉफिट हो रही है। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन सेट 1 का। आई होप समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या अप्रोच होता है, क्या है क्वेश्चन, उस तरीके का अप्रोच हम डालेंगे। कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर 2 नंबर का HCF 12 है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, कभी उसका LCM नहीं हो सकता है। अब देखो HCF और LCM की बात करें तो LCM जो होती है ना, वो क्या होता है कि HCF का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मतलब जो LCM होगा ना, उसमें HCF का मल्टीप्लिकेशन तो मिलेगा, मल्टीपल ही होगा। HCF का गुण 2 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, कितना भी टाइम्स हो सकता है, मतलब HCF एक मल्टीपल तो मिलेगा। तो मैं कह रहा कि
HCF मुझे पता है 12, और 12 के साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तभी उसका LCM निकलेगा। तो LCM जो होगी उसमें कहने का मतलब ये है कि जो LCM होगी उसमें से 12 का डिविजिबिलिटी होगी, डिविजिबल होगा। वो कह रहा है विच वन ऑफ द नॉट LCM। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो LCM होगा ना वो 12 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं अगर 72 को देखूँ तो 12 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। 60 को देखूँ तो 60 भी 12 से डिविजिबल है। 90 को देखता हूँ तो ये 12 से डिविजिबल नहीं है। और 84 को देखो तो 84 भी 12 से डिविजिबल है, राइट। दिस इज़ लाइक 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 90 नहीं है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कैन नेवर बी द LCM ऑफ दैट टू नंबर। 90 कभी उसकी LCM नहीं हो सकती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P। दो सर्कल है जो एक्सटर्नली पॉइंट P पे टच करता है। और AB इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल। AB दोनों जो है स्पर्श रेखा है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल का। तो मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की। तो कह रहे कि एक सर्कल ले लिया मैंने पहले, ये एक सर्कल हो गया, और इसी का एक क्लोन कर लेता हूँ तो ये दूसरा सर्कल हो गया, दो सर्कल हो गया, ठीक है। अब दोनों सर्कल कॉमन है नहीं है उससे मतलब नहीं पड़ता। तो दो सर्कल हो गया, दोनों का सर्कल कह रहा है कि टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P। तो मैं कह रहा है कि ये पॉइंट P है जहाँ पे टच हो रहा है ये। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। कह रहा है कि AB इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक टेंजेंट बनाएंगे हम जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। तो एक कॉमन टेंजेंट में बना रहा हूँ और इसको मूव करके यहाँ पे मैं टच करा देता हूँ। इस तरीके से टच हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पॉइंट AB आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट AB जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे A है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मतलब यहाँ पे B है, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल PAB, तो मैं कह रहा कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ तक का। अब ये लाइन सीधा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। कह रहा है कि एंगल PAB इज़ 40 डिग्री, इट इज़ गिवन 40 डिग्री। तो मुझे बोल रहा है द फाइंड द मेजर ऑफ ABP की वैल्यू बतानी है। तो ABP यानी कि ABP इसकी एंगल की वैल्यू बतानी है। ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल बताना है। तो अब डायरेक्टली मैं अगर थ्योरम मुझे याद है तो मैं अगर क्या करूँगा, डायरेक्टली थ्योरम अगर आपको याद है तो मैं कहता हूँ कि अगर कॉमन टेंजेंट है, दो सर्कल है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, और सेम एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ पे टच करा P पॉइंट की बात करें, यहाँ से अगर दो सेगमेंट दो लाइन खींची जाए और दोनों टेंजेंट को ज्वाइन की जाए तो ये जो एंगल क्रिएट करेगा ये एंगल डायरेक्टली 90 डिग्री क्रिएट करेगा, डायरेक्टली 90 डिग्री क्रिएट करेगा। ये पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं कह रहा अगर ये एंगल 90 डिग्री होगी और ये 40 डिग्री होगी तो ये ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल किसकी बात करें, APB की ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक तो 40 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, एक x है, और मुझे यही पूछा गया है। तो मैं कहता हूँ कि 180 डिग्री में ये दोनों को माइनस कर दे, यानी कि 90 + 40 130 अगर माइनस कर दे तो 50 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ABP का 50 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे होता है, इसको अगर प्रूफ करनी है तो मैं वो भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज दैट इसका मैं दूसरा ले लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि 90 डिग्री कैसे होता है, ठीक है। 90 डिग्री कैसे होता है, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने टच करा दी, ठीक है, और इस लाइन को भी मैं क्लोन करके यहाँ ले आता हूँ। अब ये समझो कि ये है कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर टच करूँ, मुझे ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री कैसे हो रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अब इस बात को समझ के याद करके रख लो, ठीक है,
कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को मिलाता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को मिलाता हूँ और ये मेरा एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल पी है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये एक्स है सपोज दैट और ये वाई है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल टच हो रही है वहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दो जो टेंजेंट को टच करे। मैंने क्या किया कि वहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो टेंजेंट को ही टेंजेंट के ऊपर टच करे। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से, सपोज कि ये एक लाइन है जो इसको टच कर रहा है। अब इस यहाँ पे एक थ्योरम की बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई सर्कल को एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाए तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो इस कॉमन पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाया जाए तो ये दोनों लेंथ सेम होगी। तो मैं कह रहा कि ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया लेट्स से ओ, और यहाँ से एक टेंजेंट बन रही है AO और एक टेंजेंट बन रही है OP, तो क्या ये दोनों लेंथ बराबर होगी? अब जब ये दोनों लेंथ बराबर होगी तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है कि जब दो लेंथ बराबर है तो बेस का एंगल बराबर होगा, यानी कि अगर ये x है तो ये वाला क्या होगा? ये वाला x हो जाएगा, यानी कि OAP और APO ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, x हो जाएगा। सेम उसी तरीके की बात मैं अगर यहाँ पे करूँ कि अगर ये पॉइंट O कॉमन पॉइंट है और टेंजेंट है OP एंड OB, तो ये दोनों अगर कॉमन पॉइंट से टेंजेंट आ रही है एक सर्कल के ऊपर तो दोनों का लेंथ बराबर होगा, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ये अगर y है तो ये कितना होगा? ये भी y होगा। और मैं फिर तीनों ट्रायंगल की अगर बातें करूं, APB की बातें करूं, APB की बातें करूं तो सारे एंगल को ऐड करके कितना होना चाहिए? तो मैं कहता हूँ 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल यहाँ x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, तो मैं कह रहा हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई जो होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी, x प्लस वाई जो होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो यानी कि ये जो x प्लस वाई है ये 90 डिग्री हो गया, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसको कह दिया 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये हमने 50 डिग्री निकाल दिया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक्स वाई, एक का 40 दिया हुआ था तो एक का हमने 50 निकाल दिया। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो इस सवाल में यूज़ हुआ है। पॉइंट क्या क्या था? पॉइंट ये था कि अगर कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें सेम सर्कल पे तो दोनों की लेंथ सेम हो जाती है। उसके बाद अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों कॉमन टेंजेंट को टच कर रहे हैं हम तो ये 90 डिग्री बन जाती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए और आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ज़रूर बताना कि समझ आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑलरेडी हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। मीन प्रोपोर्शन निकालनी है। अब ये ऐसे इजी सवाल अगर आएंगे तो बताओ क्या करेंगे आप? मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन निकालना है मतलब मिडिल वाला निकालना है। तो कह रहे हैं कि 3 रेशियो है ABC और B की वैल्यू निकालनी है। तो ये होता कैसे है? A/B और B/C, और B की वैल्यू निकालनी है तो B इंटू B हो जाता है B² इज इक्वल टू AC, यानी कि B की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर ऑफ AC, यानी कि ये A है ये C है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालनी है B की वैल्यू, तो मैं कहता हूँ B की वैल्यू जो होगी रूट ओवर ऑफ 169 एंड 144, तो दोनों तो स्क्वायर दिख रहा है किसका? 13 एंड 12, तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 156। तो दिस विल बी योर मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। सही है। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ टफ ऐसा कुछ था नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। लेंथ, एक रेक्टेंगल है, कह रहा है कि लेंथ को 8% इंक्रीज कर देंगे, ब्रेथ को 5% इंक्रीज कर देंगे। तो कहता है बाय हाउ मच परसेंट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विल इंक्रीज। एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा, एरिया कितना परसेंट से बढ़ेगा, आपको ये बताना है। तो मैं कह रहा कि सक्सेसिव लगा दो डायरेक्टली, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये लगा दो डायरेक्टली।
x की वैल्यू 8 कर दो और y की वैल्यू 5 कर दो, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देते हैं। तो कह रहा है कि 8 + 5 + 8 × 5 दैट इज़ 40/100, तो ये हो गया 13 और ये 40/100 मतलब 0.4, तो 13.4% का इंक्रीमेंट होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए हमारा 1 ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? इजी क्वेश्चन था ये भी। लेंथ और ब्रेथ को अगर बढ़ाना है सेम परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो, कह रहा सिंप्लीफाई cos 45 sec 30, पावर पे नहीं है यार, ये तो पावर पे आ गया, sec 30 है, ये पावर पे नहीं है, cosec 30, ठीक है, sec 30 cosec, तो सबकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cosec 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, ठीक है, और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर तक पहुंचना है। अच्छा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो मैं कहता हूं कि चलो इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 2√3 हो जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि 1/√2 इसको लिखा मैंने, और इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये एलसीएम लेंगे तो ये नीचे ही रह जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि √3 ऊपर आ गया और एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 + 2√3 ये आपका वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करूं तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कह रहे कि इसको मल्टीप्लाई करें तो √3/2√2 + 2√3। अब इस तरीके से ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है ना, 2√2 + 2√3, तो माइनस वाला यहाँ पे एक माइनस का दिख रहा है, ये एक माइनस का दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इस दोनों ऑप्शन को तो कैंसिल कर ही सकते हो कि यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। √3 ऊपर में है, 2√2 2√6 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही चले गए। आप अगर यहीं पे ऑप्शन को देखना चाहो, अब रह गया 1 और 2 में कोई एक हो सकता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसको रैशनलाइज करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसकी साइन को चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ प्लस में था तो इसको माइनस में लिख दिया, और इसको भी नीचे में भी हम माइनस लिख देंगे, और मैंने सारी चीज़ें सही लिखी है। तो यहाँ पे 2 था, 2√3। अच्छा, यहाँ पे एक गलत कर दिया मैंने, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना 2√3, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो 2√2 लिखा ही है मैंने, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई 2√6 आएगा, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे 2√6 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, ये आएगा 2√6। क्यों आएगा कि √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा 2√6 होगा। ठीक है, ठीक है, छोटा सा एक माइनर मिस्टेक हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा कि आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी को, साइन को चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन को चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आया। ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आएगा क्या? यहाँ पे √3 × √2 करेंगे तो √6, 2√6, मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़ों को, 2√6, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 बाहर आएगा। मतलब मैं अगर इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? देखो, 2√6 × 3 ऐसे है ना रूट में, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा? 3 × 2 × 3, यानी कि एक 3 तो बाहर आएगा, और एक 3 बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो ये बनेगा 6√2। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ? -6√2। समझ आया? इसको मैंने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो a + b a - b है, तो a + b a - b की वैल्यू को अगर चेक करें तो a² - b² होगा। तो a² यानी कि 2 × 2 4 × 2 is 8, correct, 8, and 2 × 2 is like 4 × 6 is 24, -24, इस ये आ गया -24, मतलब बाई में आ गया -16, बाई में आ गया -16, और ऊपर की वैल्यू रह गई है 2√6 - 6√2।
अब 16 से भी अगर मैं देखूं तो 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यानी कि बाई में 8 आएगा, तो 8 आएगा तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप 2 को कैंसिल करोगे और ये माइनस साइन को रिमूव करोगे तो ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, मतलब माइनस साइन को रिमूव करेंगे, माइनस को बाहर लेके आएंगे तो ये बनेगा 3√2 और ये 2 कट गया तो ये -√6/8। अब ये कौन सा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाता है। क्या किया यहाँ पे समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ से 2 दोनों में से कॉमन अगर निकालते हैं हम, तो 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो बचता है √6 - 3√2 और बाई में -16 था, बाई में -16 था तो ये बच गया -8। ठीक है, तो -8 है तो माइनस को अगर बाहर रखूँ तो ये माइनस को साइन चेंज करेंगे और ये माइनस को अगर मैं बाहर रखूँ, ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर है यार, छोटी छोटी बातें हैं। 3√2 - √6/8, तो ये हमारा आंसर हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन 3 आंसर हो गया। अब मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसका ये चीज़ मतलब डायरेक्टली करने की कोशिश करूँगा तो मैं सिंप्लीफाई जल्दी जल्दी करूँगा, यानी कि कैलकुलेशन की बात आती है तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे हम, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आ गया, ये तो 7 दो बार टाइप कर दिया क्या मैंने? अच्छा 5 दो बार टाइप कर दिया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 था। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 नॉट 5। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइजर ऑफ दिस वन। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका डिवाइजर होगा। ठीक है, अब इसके लिए छोटा सा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि सपोज दैट कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बात करें कि a की पावर पे लेट से n है माइनस a के पावर पे n है, ठीक है, और n की वैल्यू अगर ऑड है, n की वैल्यू यानी पावर की जो वैल्यू है वो अगर ऑड है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, मैं कह रहा कि x है, x के पावर पे n है माइनस a के पावर पे अगर n है, और फिर कहते हैं कि n जो पावर पे है उसकी वैल्यू अगर ऑड है तो ये जो नंबर होगी वो x माइनस a से डिविजिबल होगी, x माइनस a से डिविजिबल होगी, यानी कि x की वैल्यू देखो, अब a और x यहाँ पे दोनों नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो मैं इसके साथ अगर रिलेट करूँ तो मैं कह रहा x के जगह पे लिखा गया है 45⁵ माइनस, और a की वैल्यू लिखी गई है 1, और 1 के पावर पे जितना लिख दो वैल्यू तो वही रहेगा। तो मैं कह रहा है कि n की वैल्यू क्या है चेक करनी है आपको ध्यान क्या देना है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ऑड है, 15 ऑड है ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 45 ही था, क्वेश्चन ही गलत लिखा है मैंने, 45 नहीं है 49 है भाई, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये था 49 15 - 1 ऐसा है, ये जो है ना ये ऐसा है, ठीक है, क्वेश्चन को सही करो, क्वेश्चन गलत लिखा है मैंने, क्वेश्चन ही गलत टाइप कर दिया है। अगर 49√15 - 1 है तो मैं कह रहा कि x की वैल्यू जो है वो 49√15 पावर पे 49 पावर पे कितना है 15 माइनस 1 के पावर पे 15 लिखो चाहे जो भी लिखो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पावर पे वैल्यू क्या है, पावर पे वैल्यू n है, राइट, तो n है तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये डिविजिबल होगा 49 - 1 यानी कि 48 से ये डिविजिबल होगा। अब ये नंबर 48 से डिविजिबल होगा तो ऑप्शन में 48 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 8 दिख रहा है। तो मैं कह रहा कि 48 कोई नंबर अगर 48 से डिविजिबल है क्वेश्चन, कोई नंबर अगर 48 से डिविजिबल है
तो इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, राइट। मतलब 48 के जितने सारे फैक्टर होते हैं, 6 से होगा, 8 से होगा, देन 12 से होगा, देन 16 से होगा, उसके बाद इसका और क्या है तो 24 से होगा। ये सारे नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब जो नंबर 48 से डिविजिबल है वो इन सब से भी डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। यानी कि दिस नंबर, यानी कि 49 टू द पावर 15 माइनस 1। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इस पे 4 ही पॉइंट होते हैं, है ना। ऑड वाला आपको पावर ऑड है, पावर इवन होता है ना। तो आप क्या क्या किससे डिवाइड होगा, कितना रिमाइंडर होगा, ये आपको 4 होगा। तो ये नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ ऑड के बारे में पूछा था, तो ऑड के बारे में, तो ऑप्शन मेरा 8 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कह रहा है कि इन अ 1500 मीटर रेस अनिल बीट बकुल by 150 meter, and in the same race Bakul beats Charlie by 75 meter. By what distance does Anil beat Charlie? अनिल बीट चार्ली। अब ऐसा सवाल जीडी में भी पूछते हैं, सीएचएसएल में भी पूछते हैं। तो देखो क्या कहता है कि एक रेस है, कहता है कि 1500 मीटर का रेस है, उसमें अनिल ने बकुल को हरा दिया 150 मीटर में। यानी कि कहने का मतलब है कि अनिल और बकुल की बातें करें तो 150 मीटर में हरा दिया। यानी कि अनिल जब 1500 मीटर दौड़ता है तो वो 150 मीटर पीछे रहता है, यानी कि 1350 मीटर दौड़ता है। इस तरीके से 150 मीटर से हरा दिया, ठीक है। अब उसी के बाद कहता है कि इन द सेम रेस वकुल एंड चार्ली, वकुल बीट्स चार्ली एट 75 बाई 75। तो बकुल ने चार्ली को 75, यानी कि ये अगर 1500 दौड़ता है तो ये 1425 ही दौड़ पाता है, 75 मीटर से हरा देता है। तो ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में दी गई है। तो मुझे पूछा है कि अनिल और चार्ली में कितने का गैप रह जाएगा या कितने से हरा देगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो इसका लोएस्ट रेशियो निकाल लो, लोएस्ट रेशियो निकाल लो। तो मैं अगर इसको 0 0 कैंसिल करूँ और 15 से 10 टाइम्स, 15 से 9 टाइम्स, 15 से ये 10 टाइम्स आएगा और ये 9 टाइम्स आएगा 15 के टेबल में। इसको भी अगर कैंसिल किया जाए तो 25 के टेबल में अगर मैं देखूँ तो 14, यानी कि 56, 57 और 58। मैंने सही किया। अगर मैं 25 के टेबल में काट दूं या फिर मैं किसे काट दूं, 25 के टेबल में काट देना यार। हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और मेरे पास रह जाएगा ये कितना कम है, तो ये कम है 8, यानी कि 7 टाइम्स। 8 कम है मतलब 7 टाइम्स 75। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58। सही लिखा मैंने, कैंसर सही किया हमने। देखो तो एक बार, 25 के पहाड़े पे काट रहा हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ, ये 1500 था तो ये है 1425, नॉट 75, क्योंकि 75 मीटर से हराता है भाई। मैंने 1425 ही लिखा था, 75 लिख दिया था। अब इसको कैंसिल करो तो अब सही जाएगा। हम अगर 25 के पहाड़े से अगर इसको काट दें तो मेरे को पता है कि 56 + 1 57 आएगा, और ये आएगा 60, और ये आ जाएगा 23 के टेबल में, और ये आ जाएगा 19 3 के टेबल में। यानी कि रेशियो आ रहा है 20 और 19। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि A/B और B/C आपको पता चल रहा है, A/B पता चल रहा है और B/C पता चल रहा है। तो क्या दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन कौन है, तो कॉमन तो वकुल है, B कॉमन है। तो B अगर कॉमन है तो आप 20 है तो इसको 20 ये 20 है या 9 है, तो इसको 20 टाइम्स कर दो और इसको 9 टाइम्स कर दो। कलर चेंज करें क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, किससे करें, येलो से कर लेते हैं।
इसको कर देते हैं 20 टाइम्स और इसको कर देते हैं 9 टाइम्स। तो क्या होगा कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू को डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं कह रहा कि ए बी सी यानी कि 20 × 10, ए की वैल्यू आएगी 200, बी की वैल्यू कितनी आएगी तो 9 × 20 दैट इज़ 180, और सी की वैल्यू कितनी आएगी तो 9 × 19 दैट इज़ 171। इस तरीके से तीनों का आ गया। और लेकिन मुझे पूछा था अनिल और चार्ली का, तो मैं कह रहा कि इन दोनों की बात करते हैं। तो ये 200 मीटर दौड़ेगा तो ये 171 मीटर दौड़ेगा, यानी कि गैप कितने का हो जाएगा, गैप कितने हो जाएगा तो 29 मीटर का गैप होगा। अगर 200 का रेस होगा, अगर 200 का रेस होगा तब, अगर 200 मीटर का रेस होगा तो अकुल 200 मीटर दौड़ेगा तो चार्ली 171 दौड़ेगा, यानी कि 29 मीटर का गैप रह जाएगा। लेकिन ये रेस कितने का था, ये रेस 1500 मीटर का था। तो 1500 मतलब 200 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो, तो मैं कह रहा कि इसको 15/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से ये कट जाएगी तो ये 1500 बन जाएगा। तो 15/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 29 15/2 कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। तो दिस इज़ लाइक 135 कैरी 3 13, 30 + 13 इज़ 4, 30 + 13 इज़ 435/2, कितना आएगा ये 217.5, 217.5 मीटर से हरा देगा। 217.5 यानी कि ऑप्शन ए इससे हरा देगा। क्या आपको समझ आया? हाँ जी, 217.5 मीटर से जो क्या कहते हैं अनिल जो है वो चार्ली को हरा देगा 217 मीटर से। तो मेरे को सिर्फ ये और ये रेशियो को 1500 में कन्वर्ट करना था, तो इसी को मैंने 15/2 कर दिया, और इसका जो गैप था 29 उसको भी 15/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही आपका आंसर है कि कितने मीटर से हरा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कहता है कि क्वेश्चन 9 दैट इज 2500 रुपीज वेर इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स। 2500 रुपये को 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया एट द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड रुपीज 37,125 ऑन मैच्योरिटी। मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है कि कितना है। तो हम बोल रहे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2500 मेरी प्रिंसिपल थी और अमाउंट था हमारा 3725। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो कह रहे 1225 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है। और टाइम कितना है, तो टाइम 8 साल है। तो भाई टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट निकाल दो। तो रेट निकाल दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें रेट। मैं कह रहा कि 1225 जो है वो 8 सालों में आया है, तो डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, तो 1 साल का हो जाएगा। ये 1 साल का हो जाएगा। अब ये 1 साल का है तो 2500 का कितना परसेंट है, तो 2500 का कितना परसेंट है डायरेक्ट ऐसे निकाल दो और इंटू 100 करके वैल्यू कैलकुलेट कर लो। दिस 0 0 कैंसिल आउट, 25 से काटेंगे तो 1 2 3 4 और 9 49, 49/8 आया। 49/8 आया मतलब 6 होल 1/8 यानी कि 6.125% की रेट आ गई। ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो गया, राइट। 2500 मतलब 1225 जो था वो 8 सालों का इंटरेस्ट था ना, और सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। तो मैं कह रहा कि 1225 डिवाइडेड बाई 8 करते तो ये 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, और ये 1 साल का इंटरेस्ट 2500 का कितना परसेंट है हमको वही निकालना था। या फिर देखो तो फॉर्मूला वही कहता है कि भाई रेट जब निकालनी होती है तो हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बाई टाइम इंटू प्रिंसिपल इंटू 100। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना जाके मैं डायरेक्ट वैसे निकाल रहा हूँ, मतलब सेम ही है, बात सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर ड्यूरिंग 3 डेज। 3 प्रिंटर है एक्स वाई जेड, और कितने कितने पेज प्रिंट कर रहा है ये आपको पता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय जेड ड्यूरिंग 3 डेज। मतलब मुझे सवाल जो पूछ रहा है कि 3 दिनों में जेड कितना एवरेज प्रिंट आउट करता है। तो आपका एक्स वाई का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जेड की वैल्यू है, इसी को डिवाइड बाई 3 कर देना है ऐड करके। तो मैं इसको अगर ऐड करूँ तो आपको नंबर दिख रहा है ना, 210 160 यानी कि 370 370 प्लस 200 570 588 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका एवरेज होगा। तो दिस इज़ लाइक 1 टाइम, 28 इज़ 9 टाइम्स और 6 टाइम्स, 196 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे सवाल भी आपको मिलते हैं जहाँ पे आप तुरंत सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है स्क्रीन पे। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। कह रहा है कि द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। 27 इनिंग्स की एवरेज है 47 रन, ठीक है। हिज हाइएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स एक्सीड्स दैट हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157 रन। हाइएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर जो भी है 27 इनिंग्स में, उसका डिफरेंस है 157, उसका डिफरेंस है। इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये दोनों इनिंग्स को मैं हटा दूं, यानी कि 27 इनिंग्स में एक हाईएस्ट वाला और एक लोएस्ट वाला, इन दोनों को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो कहता है कि द एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42। फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट वाली स्कोर बतानी है, ठीक है। सवाल बड़ा अच्छा है, एवरेज का है। तो मुझे क्या क्या कह रहा है कि 27 इनिंग्स में उसकी एवरेज जो थी वो उसकी जो एवरेज थी, एवरेज वॉज 47 27 इनिंग्स में। वही कहा गया कि इसमें से 2 इनिंग्स हटा देते हैं। 2 इनिंग्स कौन सी, एक हाईएस्ट वाली एक लोएस्ट वाली। तो 25 इनिंग्स में 25 इनिंग्स का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 25 इनिंग्स का एवरेज हो जाएगा 42, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को बताइए कि हाईएस्ट लोएस्ट कितना है। और एक बात बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन, मतलब उस बात को भी मैं लिख लेता हूँ कि भाई हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाले का डिफरेंस जब निकाला जाए तो उसका वैल्यू है 157। अब कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या हो रहा है। मैं कह रहा है कि 25 मैच का एवरेज 42 हो गया, या 27 मैच का एवरेज 47 है। तो इस तरीके से समझो कि जब हम आपको ये बातें बताया है, एवरेज में शायद आपको बताया होगा मैंने, कि अगर एवरेज घट रही है, जैसे कि एवरेज 5 से घट रही है, राइट, तो 5 से घट रही है, इसका मतलब सब में से 5 का वैल्यू घटा दिया गया होगा, ऐसा हो सकता है। तो मैं कह रहा है कि अगर 25 इनिंग्स और 27 इनिंग्स दोनों की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि 25 इनिंग्स है सपोज दैट, और 25 इनिंग्स है 42 करके है, 42 करके है 25 इनिंग्स तक। 25 इनिंग्स की बातें कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, तो सब में 42 है। और 27 इनिंग्स की बात करें तो सब में 47 ऐसे करके है, ठीक है। 47 27 टाइम्स है। 27 टाइम्स है, मतलब लास्ट में 2 टाइम एक्स्ट्रा है, और लास्ट का ये 25 बारी है, क्लियर। तो मैं कह रहा कि सब में तो 5 का गैप है, 5 का गैप है, तो 5 का गैप है, तो 5 × 25 करना पड़ेगा। डिफरेंस जो है, एवरेज का जो डिफरेंस है, इस 25 से माइनस करेंगे। मेरे को हाईएस्ट और लोएस्ट 2 मैच को रिमूव किया ना, यहाँ से यहाँ तक मैं 2 मैच को रिमूव किया। तो मैं कहता हूँ कि हाईएस्ट और लोएस्ट 2 मैच को छोड़कर मैं दोनों मैच की सम बतानी है मेरे को एक्चुअल में। तो मैं कह रहा कि कितना होगा, तो 5 × 25 दैट इज़ 125 तो होगा ही होगा, 125 तो होगा, क्या कि 5 करके 25 इनिंग्स तक की बात कर रहे हैं हम, 25 इनिंग्स तक की बात कर रहे हैं, 25 इनिंग्स तक की बात कर रहे हैं।
उसके बाद जो 2 इनिंग्स था लास्ट का जो हमने निकाल दिया, उसमें 47 और 47 यानी कि 94 भी अगर हम ऐड कर दे तो ये हमारा आएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट है भाई, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे ना, बेसिक तरीके से जा सकते हो, 27 इंटू 47, 25 इंटू 42, डिफरेंस निकालोगे तो इसका ये वैल्यू निकलेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। बेसिक वे जो कहता है कि ये दिस इज़ द नंबर एंड दिस इज़ द एवरेज, तो नंबर इंटू एवरेज करेंगे तो सम पता चलेगा। तो आप अगर 27 इंटू 47 करेंगे तो एक सम पता चलेगा। दूसरा 25 इंटू 42 करेंगे, 25 इंटू 42 करेंगे तो भी एक सम मिलेगा। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो मुझे H प्लस L यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम मिलेगा, तो भी इतना ही आएगा। डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा है कि 25 प्लस 94 कितना हो जाएगा, तो 219 219 सम आ जाएगा। H प्लस L का वैल्यू है 219 और H माइनस L की वैल्यू है 157। तो इस इक्वेशन को मैं साफ सुथरा करके लिख दूं, ये H प्लस L की वैल्यू मेरे को पता चला, H प्लस L की वैल्यू पता चली 219। तो यहाँ से मुझे हाईएस्ट वाली स्कोर निकालनी है, तो क्या मैं माइनस L प्लस L को हटा दूँ तो 2H की वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करके 378। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड करें तो 189। मैंने एडिशन सही किया, कितना हो जाएगा जी, 200 100 300 और 57 67 प्लस 9 76 होगा, सॉरी ये 76 होगा, ये 376 होगा। अब 376 होगा तो हाईएस्ट 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो हाईएस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो दिस इज़ लाइक 1 टाइम एंड 8 टाइम्स एंड 8 टाइम्स 188, यानी ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी डील किया। समझ आ रही चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट को समझते चलो, और जो आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो उसको करते चलो, रिवीजन करते चलो, बहुत अच्छे से हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए क्या, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते, किसके ऊपर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि P एंड Q कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 days एंड 10 days। P 15 दिनों में और Q 10 दिनों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days Q हैड टू लीव एंड P अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इन हाउ मेनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड। पूरा काम कितने दिनों में हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों की अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो 30 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, ठीक है। कहता है कि दोनों ने मिलकर काम को तो स्टार्ट किया P प्लस Q, लेकिन 2 दिन के बाद 2 दिन काम किए इन्होंने। 2 दिन काम करने के बाद Q को जाना पड़ा, Q हैड टू लीव। उसके बाद आखिरी P को काम करना पड़ा पूरा काम। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का। तो मैं कह रहा कि P प्लस Q टोटल काम है 30 यूनिट का, तो P प्लस Q 2 दिन में कितना करेगा, तो P2 करेगा, Q3 करेगा, यानी 5 यूनिट इंटू 2 यानी कि 10 यूनिट काम तो यहाँ हो जाएगा। अब 10 यूनिट काम अगर हो गया तो काम कितना बाकी है, तो काम बाकी है 20 यूनिट। और कौन करेगा, तो P करेगा, क्योंकि P तो बाकी है। तो एक दिन में 2 यूनिट करता है तो कितने दिन लेगा, तो ये लेगा 10 डेज। यहाँ पे 2 दिन लगा था, यहाँ पे 10 दिन और लगा है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 12 डेज। तो इस तरीके से 12 डेज यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था, टाइम एंड वर्क का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, कोई भारी कॉन्सेप्ट है नहीं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो, क्वेश्चन ही मिस है क्या इसमें जी, इसमें क्वेश्चन ही मिस हो गया। कह रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 कंपनीज इज 4000। ट्रक बेच रहा है, अलग अलग कंपनी है, A B C D E F G। 4000 टोटल ट्रक बिकती है, तो नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी इज सोन एज अ परसेंटेज। द टोटल ट्रक सोल्ड बाय ऑल 8 कंपनी कितना है, और ये नहीं कितना है ये नहीं बोल रहा है, टोटल ट्रक जो सोल्ड करा गया है वो 100% परसेंटेज वाइज दिखाया गया है। कंपनी ए ने 13% बेचा, कंपनी बी ने 17% बेचा। सवाल इसका मिस हो गया, सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सवाल यहाँ पे क्या कहता है, कहता है नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी सी एफ एंड एच, बी सी एफ एंड एच, number of trucks sold by this company is how much percent less than of the trucks sold by all these 8 companies। सारे कंपनी के कितने परसेंट कम है, क्या सवाल है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सेंटेंस है ना वो मिस हो गया है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी सी एफ एंड कौन एंड एच, ये जो है ये कितना परसेंट कम है बाय टोटल कंपनी। क्वेश्चन को यहाँ लिख दूंगा मैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी सी एफ एंड एच इज हाउ मच परसेंट less than what, the number of trucks sold by all of this, less than all company, all पूरा लिखते हैं हम, मैंने नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल कंपनी, नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल कंपनी, ऑल दिस 8 कंपनी, बाय 8 कंपनी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बाय ऑल दीज 8 कंपनी ये बताना है। तो कह रहे कि बी सी एफ एच, तो बी सी एफ एच का परसेंटेज ऐड कर लो, 27 18 दैट इज 35 45 45 प्लस 7 52 52 56 66। तो बी सी एफ एच इसका परसेंटेज टोटल आ रहा है 66% आ रहा है। और सबके अगर ऐड करेंगे, कंपेयर करना है बाकी सारे 8 कंपनी से है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच सबसे, तो सब तो सारे कंपनी का तो परसेंटेज होगा 100%। तो ये कितना परसेंट कम है यही पता करना था। तो आप देखोगे तो डायरेक्ट आंसर बताओगे 34% कम है। कैसे क्वेश्चन टाइप किया यार, चलो कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन था ये। 13 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन था वो, उस पर ज़्यादा हमने टाइम दिया नहीं, बस आप उतना तो कर ही लेंगे, सिंपल सी बात है ना। अब देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन को, देखो अलजेब्रा राइट। यहाँ पे कहता है कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसकी वैल्यू बताइए। तो जो वैल्यू हमें पता करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को सिंप्लीफाई करके थोड़ा देखते हैं। तो जो वैल्यू हमें दिया गया है उसको अगर हम देखें, तो अगर मैं इसको, इस जो गिवन है इक्वेशन जो मुझे गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो गिवन है, इसको मैं x से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। इसको मैं x से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे x से डिवाइड किया, यहाँ पे x से डिवाइड किया, यहाँ पे भी x से डिवाइड किया, तो ये क्या बचेगा।
तो x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू है जो x बचेगा, मैं लिख रहा हूँ x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे +1/x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -5, -5 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ कि x + 1/x की वैल्यू क्या आई, 5। तो ये एक पॉइंट को याद रखना, ये आ गया। क्या किया, जो गिवन था उसी को मैंने x से डिवाइड कर दिया, सबको कर दिया x से डिवाइड, तो x + 1/x की वैल्यू 5 आ गई। अब जो मुझे पूछा गया है, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो हमें पूछा गया है उसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब मैं अगर 5 को बाहर निकालूं तो मेरा इक्वेशन क्या ऐसा बनेगा, 1/5, और मेरे पास x³ है, तो मैं कहता हूं कि सबको x³ से डिवाइड कर दे, x² 6/x³ प्लस x² 4/x³। मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको ये जल्दी जल्दी करना है, x² प्लस 1/x³, ये। तो अब अगर x³ से मैंने डिवाइड किया है तो डिवाइड करके बताओ कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा। तो मैं कहता कि x³ से सब इसको काटते हैं तो यहाँ पे x³ बचेगा सिर्फ, तो मैं लिख रहा 1/5, ये बच गया सिर्फ x³, और यहाँ पे क्या है, तो 1/x³, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 1/x³। इसको जब कैंसिल किया तो बचा x, और इसको जब कैंसिल किया तो बचा नीचे में x, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x + 1/x। दिखाई दे रही है यहाँ पे बच रहा है x + 1/x। अब ये सिंप्लीफाइड वे में आ गया। अब देखो एक वैल्यू तो आपको यहाँ पता था कि x + 1/x की वैल्यू 5 है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ रख दो, ये तो 5 हो जाएगा। लेकिन एक रह गया x³ + 1/x³। तो बताओ भाई x³ + 1/x³ का रिजल्ट क्या होता है, डायरेक्टली आप रिजल्ट बताएंगे। तो मैं कहता हूं कि सर अगर x + 1/x अगर k होता है तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3k, ये होता है, ये रिजल्ट होता है। तो मैं कह रहा हूं कि x + 1/x की वैल्यू तो मुझे पता है, दैट इज 5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका वैल्यू होगी 5 का क्यूब, दैट इज 125 - 15। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो ये आएगा 125 - 15, दैट इज 110, और x + 1/x की वैल्यू आएगी 5, तो ये आ गया 115, यानी कि 1/5 × 115। तो आंसर मेरा हो जाएगा 23, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन 3। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लें क्या हम इससे, ट्रायंगल नहीं है, शेप्स, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया PQR। मैं लिख रहा हूँ दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है। राइट एंगल एट Q, राइट एंगल है ये यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द PR इज 17 यूनिट, इसकी वैल्यू दी गई है 17 यूनिट। लेंथ ऑफ द बेस QR इज 8 यूनिट, ये 8 यूनिट है। एंड द लेंथ ऑफ द साइड PQ इज 15 यूनिट, ये 15 यूनिट है। तो मेरे को इफ एंगल RPQ इज अल्फा, RPQ, मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ कि अगर ये एंगल अल्फा है देन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना होगा, बताओ भाई क्या बात है।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको रेशियो पता होगा कि साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, उसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मुझे पूछ रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन अल्फ़ा की बात करें तो साइन अल्फ़ा, अगर ये थीटा की इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाता है ये, राइट, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है और हाइपोटेन्यूज 17 रहेगा। सॉरी। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगी, दिस इज लाइक 8/17। और कॉस की बात करें तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा अगर ये बनता है तो बेस बनेगी ये, अब बेस ये बनेगी और परपेंडिकुलर तो 17 ही रहेगा, यानी कि b/h रहेगा। तो मैं लिख रहा कि 15/17, 8 + 15 इज लाइक 23 लिखना है, 25 लिख रहा हूँ मैं, 23/17 ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23/17 ऑप्शन 2। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, ये इजी क्वेश्चन था ये। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब बाई 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आप बता पाएंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए क्यूब और ये बी क्यूब है। तो अगर मैं फार्मूले को लिखूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये होता है ए प्लस बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है, इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। तो अगर मैं इसको ए बोलूँ इसको बी बोलूँ तो ये a प्लस बी के बराबर होगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 17 × 7 डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना आने वाला है। ठीक है, मैं इसी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ। मैं कह रहा कि a क्यूब यानी कि 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। या तो फिर इसी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो। तो मैं इसको अगर पुट कर देता हूँ कि भाई ए ये है, बी ये है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या है 17 + 7, 17 + 7 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या आएगा 17 स्क्वायर प्लस क्या आएगा 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 17 × 7। ठीक है, 17 × 7। और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूले को पुट किया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को पुट किया है ये वाला, और इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 24 और मल्टीप्लाई में जाएगा तो 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस ये। अब बताओ इसको सॉल्व करके कि कितना आने वाला है। तो मैं कह रहा 17 + 7 कितना होता है, 17 + 7 होता है 24, है ना। ये 24, तो 24 मल्टीप्लिकेशन में है, 24 यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो इसको, तो बचेगा ये। अब 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के है, यहाँ पे भी 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस दिस है, तो ये इधर आएगा, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके आऊँगा तो ये दोनों कैंसिल होगा, और मैं फिर इस वैल्यू को भी इधर लेके आऊँगा तो 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो मेरे पास माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो k की वैल्यू क्या बचेगी 17 × 7। डायरेक्ट आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही बताएंगे इसका आंसर, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने पे आपको दिखेगा, है ना, तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर इसी की वैल्यू पूछी गई है तो ये हो जाता है, ये 17 × 7 की वैल्यू आएगी, और 17 × 7 मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 119। तो ये हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कहता है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल है
दो सर्कल है और दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस दी गई है। सरकमफ्रेंस क्या होता है आपको पता है? सरकमफ्रेंस मतलब बाहर लेंथ ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि एक का 198 है, एक का 352 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडी। आपको रेडियस का डिफरेंस बताना है कि कितना आने वाला है। तो मैं कह रहा कि बड़ा सर्कल कौन सा होगा, तो बड़ा तो 252 वाला होगा। तो लेट्स से बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम आर मान लेते हैं और छोटे वाले रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ये कैपिटल आर मान लिया, इसको स्मॉल आर मान लिया। तो मैं कहता कि बड़े वाले सर्कल का अगर मैं सरकमफ्रेंस निकालूं तो 2 पाई कैपिटल आर, और इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा 2 पाई स्मॉल आर, तो इसका डिफरेंस आएगा, राइट। 352, इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो 352 माइनस 198 का डिफरेंस आएगा। तो इसमें से कॉमन क्या निकाले, तो मैं कह रहा 2 इंटू पाई को मैं कॉमन निकाल देता हूँ और मेरे पास रह जाएगा आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 154 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और मैं इसको अगर कैंसिल कर दूं तो मैं कहता हूं कि 22 के टेबल में ये कटेगी, कितनी आएगी, तो 7 टाइम्स कटेगी। 22 के टेबल में कटेगी तो 7 टाइम्स कटेगी, और 7 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे आएगा, यानी कि 49/2। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज 7 इंटू 7 इज 49/2, तो डेट इज़ 24.5 का डिफरेंस मेरे को मिल रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारे सामने आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसकी रेडियस हम ले लेते हैं। ज्योमेट्री में सर्कल ले लिया और इसका हम एक रेडियस ले लिए, लेट से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, रेडियस 10 सेंटीमीटर। एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट 60 डिग्री। एक कॉर्ड है, तो मैं कह रहा कि चल एक लाइन भी ड्रॉ करे क्या। एक कॉर्ड है, लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड, क्लियर। ये कॉर्ड है, इसका नाम दे देते हैं। एक कॉर्ड है तो ये ए है, ये बी है, और इस कॉर्ड से जब एक सेंटर से एंगल बनाया जाए, मतलब यहां से जब हम एंगल बनाए इसके साथ, यहां से जब हमने इसके साथ एंगल बनाया, तो मेरे को कहता है कि जो एंगल बनेगी वो 60 डिग्री की बनेगी। ये जो एंगल बनेगी ये 60 डिग्री की बनेगी। जैसा ही कह रहा है सवाल कि एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री का बनेगा और ये भी 60 डिग्री का बनेगा, तो दोनों 60 डिग्री की बन गया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, 60/60। अब मेरे को छोटी सी बात बताइए, आप छोटी सी बात बताइए। मैं कह रहा कि ये 60, अरे यार अंडो पेन, ये 60 है, ये 60 है। अच्छा, रेडियस कितनी थी, 10। तो मैं कह रहा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये पॉइंट O है, तो ये OA कितना है, 10, और OB कितना है, 10। दोनों तो रेडियस ही है ना, रेडियस है। अब एक ट्रायंगल जो बनी है, AOB जो ट्रायंगल बनी है, अब ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 60 डिग्री है एंड ये अगर 60 डिग्री है, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ओहो मैंने ना उल्टा लिख दिया। कह रहा है कि एंगल सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60। सॉरी, मैंने यहाँ पे नहीं लिखना था, मेरे को यहाँ लिखना था। मैं ये इसको मिटा रहा हूँ, मैं फिर से एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा कि यहाँ से एक कॉर्ड है, पहले तो कॉर्ड है, वेरी गुड।
फिर एक कॉर्ड को मैंने सेंटर से मिला दिया एक यहाँ, फिर एक मैंने सेंटर यहाँ से यहाँ मिला दिया। तो कह रहा है कि सेंट्रल एंगल जो बन रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, नॉट बेस। ये जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये ए है, ये बी है, ये ओ मैंने बोल दिया, और ये रेडियस है, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब ये रेडियस है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। तो मुझे ये बताइए कि जब दोनों साइड बराबर होते हैं तो ये तो आइसोसेलेस बन जाते हैं, वैसे आइसोसेलेस बन जाते हैं, और आइसोसेलेस बन जाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होती है। तो पहला एंगल मुझे दिया गया है 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, यानी कि एंगल ए की बात करें या एंगल बी की बात करें तो कितना होगा? तो मैंने कह रहा एंगल ए और एंगल बी तो बराबर ही होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ए बी ए ओ, क्योंकि ए ओ और ओ बी ये साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर है। तो दोनों साइड अगर बराबर है तो ये एंगल भी तो बराबर होंगे। तो एक तो 60 डिग्री दिया गया है, तो 160 डिग्री दिया गया, तो दोनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए? यानी कि एंगल ए और एंगल बी को मिलाकर कितना होगा? तो 120 डिग्री होगा। तो भाई दोनों बराबर ही हैं, यानी कि ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये अगर तीनों एंगल सेम हो गया, तीनों एंगल अगर सेम हो गया तो आपको ये पता चल रहा है कि दिस इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सारे साइड बराबर होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो मुझे पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ द कोड आएगा 10, क्योंकि 10 10 10, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10। मैंने 60 यहाँ रख दिया था, पहली बार में गलत कर दिया था, सेंट्रल में बोला था, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पे है। कहता है कि हाउ मेनी स्पेरिकल लीड शॉट each of diameter 8.4 centimeter can be obtained from rectangular solid of lead with dimension 88 centimeter, 63 centimeter and 42 centimeter. Take pi 22/7. हमें कह रहा है कि कितने सारे ऐसे स्फेरिकल बॉल बनेंगे। एक क्यूबॉइड है जिस तरीके का, ठीक है। कह रहा है कि कहाँ गया, बना नहीं। हाँ, एक क्यूबॉइड है, इसको थोड़ा घसका ले, क्या घसका लेते हैं। ओ नहीं घसेगा, अंडू कर। हाँ, अब ये क्यूबॉइड है, समझिए एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 88, ब्रेथ है लेट से 63 और एक है 42, ये है। अब इसको मैं पिघलाऊंगा, पिघलाने के बाद क्या करूंगा, स्फेरिकल लीड बनाऊंगा, स्फेयर बनाऊंगा। स्फेयर बनाऊंगा कहने का मतलब है छोटे छोटे स्फेयर बनाएंगे, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे को पूछ रहा है कि कितने सारे बनेंगे, हमें पूछ रहा है कितने सारे बॉल बनेंगे ऐसे, अगर देखा जाए तो कितने सारे बनेंगे, ये नंबर्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर की जो वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देंगे, तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि वॉल्यूम ऑफ दिस वन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालोगे, तो 88 × 63 × 42 मैं लिख रहा हूँ, 88 × 63 × 42, ठीक है। अब स्फेयर की वॉल्यूम कैसे निकालते हो, तो स्फेयर की वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, और इसकी रेडियस कितनी है, तो मैं कहता कि इसकी डायमीटर गिवन है 8.4, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 4.2। तो आपको इससे डिवाइड कर देना है, तो मैं इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ। डिवाइड कैसे करूँ, तो मैं लिख रहा 4/3, पाई का मतलब होता है 22/7,
अब देखो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को ऊपर ले जाके लिख सकते थे, एक साथ लिखा जा सकता था एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4.2 जो है वो r³ है, यानी कि 4.2 3 बार आएगी, तो मैं 3 बार इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। मैं कह रहा कि 22 से तो 88 4 बार में कटेगा और 4 4 से कट जाएगा। 42 से 42 एक बार कट गया, 3 और 7 ऊपर जाएगा, राइट। तो 3 और 7 जब ऊपर जाएगा तो 21 बनता है, तो ये 2 टाइम्स और कटेगा। तो मेरे पास है 63 और तीनों का 10 ऊपर जाएगा, तो मैं लिख रहा 63,000, यहाँ तो है ही, और नीचे में है 2 × 42। क्या ये दिखाई दे रहा है जी? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं बस इतना सा रह गया, तो मैं कहता हूँ कि और डिवाइड कर लेते हैं। किससे कर ले? तो 7 से करते हैं, तो 7 के टेबल में दिस इज 6 टाइम्स और 9 टाइम्स, और 7 3 21 से कर लेते हैं। 21 के टेबल में 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, यानी कि 3000/4, 3000/4, तो ये आ जाएगा लगभग 25 25 25 750 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 750 ऑप्शन में है भाई, क्योंकि 25 टाइम्स में 100 होता है ना, तो 75 टाइम्स में 300 होगा, तो 750 स्पेरिकल बॉल बनेंगे। इस तरीके के छोटे छोटे कितने सारे बॉल बनेंगे? तो 750 स्पेरिकल बॉल बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 डन। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, एक छोटा सा DI है। 3 DI मिलते हैं, 3 DI इजी होते हैं और तीनों में एक एक सवाल होता है। SSC के पेपर में ऐसा होता है। अब 3 पूछा गया था इस बार, देखते हैं नेक्स्ट सेट में कितना पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज। नंबर ऑफ स्पून 5 फैक्ट्री कितने कितने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट आर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय P टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय R। P और R का रेशियो बताना है, तो 100 और 150, तो 2:3, बस 2:3 हमारा आंसर है। 20वां नंबर सवाल हमने सॉल्व कर दिया। 20वां नंबर हो गया सॉल्व। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, 21 आपके सामने है। 21 क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, AB इज 12, AB ट्रायंगल दिया हुआ है, AB इज 12, AC इज 10, AC इज 10 एंड BAC इज 60। ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ BC? इसकी लेंथ बतानी है, BC की लेंथ बतानी है, ये बतानी है। ओके, तो भाई कोसाइन रूल यूज कर दो, कोसाइन रूल यूज कर दो। अगर मेरे को एंगल A पता है, राइट, ये एंगल पता है, तो कोसाइन, मैं इसको एंगल A बोलता हूँ, तो बोल रहे कि कॉस A की वैल्यू क्या, कोसाइन रूल कहता है कि AB उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस, और जिसका निकालना है वो उसका BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, तो 2 × AB × AC, सामने वाले साइड का मल्टीप्लीकेशन, AB × AC। कोसाइन रूल ये कहता है कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीज़ें होती है, या फिर आप मेंसुरेशन जब पढ़ोगे तब भी आपको ये पढ़ाया, मेंसुरेशन में एक्चुअल खास करके ये पढ़ाया जाएगा, साइड ऑफ द लेंथ निकालनी है ना, लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे कह रहा है कि कॉस A, कोसाइन रूल मैंने लगाया, तो कहता है कि एडजेसेंट साइन का साइड जो होती है, उसके सामने वाले साइड जो होते हैं दोनों, उसका स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × एडजेसेंट साइड जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है तो लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या, राइट, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है आपको पता है, कॉस A यानी कि 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
तो आपको पता है हाफ होती है 1/2। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो मेरे को पता है कि ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर इज़ 144, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 144 प्लस ए सी स्क्वायर इज़ 100 माइनस बी सी का स्क्वायर, यही निकालना है मुझे, यही निकालना है मुझे। तो मैं कह रहा 2 इंटू और ये रह गया 12 और 10, 12 एंड 10, तो ये 2 से 2 काट देता हूँ मैं, यहाँ रह गया 120, यहाँ रह जाएगा 344, 120 को यहाँ लेके आता हूँ और ये रह गया 344 माइनस बी सी स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि 244 और 20 जाएगा तो 201। अच्छा ये 244 था, 300 लिखा है मैंने यहाँ, इसलिए तो 244 है। तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो बचेगा 124 अब माइनस में है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो मेरे पास बचता है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 124 और बी सी की वैल्यू निकालनी है तो रूट ओवर ऑफ 124, बी सी का हो गया रूट ओवर ऑफ 124। अब इसको अगर ब्रेक करें, 124 को ब्रेक करें तो ये आता है 62 इंटू 2 और 62 मतलब 31 इंटू 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2√31। अब देखो कैसा लिख रहा हूँ मैं, इसको अगर ब्रेक करता हूँ लिखता हूँ 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 31, 4 इंटू 31 तो 2 बाहर आ गया, तो 2√31 ऑप्शन में ऐसे दिख रहा है। तो अब इसको भी कैसे पता करना है, ये देखो कह रहा है कि 2√31 है। अच्छा रूट हमें पता है कि रूट अगर 25 होता तो इसकी वैल्यू 5 होता, तो 5 इंटू 2 10 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, 10 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो ये चला गया ऑप्शन से, क्योंकि अगर √25 होती तो ये 5 होता, 5 इंटू 10 हो जाता, तो 10 से ज़्यादा वैल्यू आएगा। अच्छा और अगर मैं कहता हूँ कि 55 यानी कि 30.25 अगर होता, 30.25 किसका होता है, तो 5.5 का होता है, तो 5.5 इंटू 2 करूँगा तो 11 से भी ज़्यादा वैल्यू आएगा, राइट। मैंने 11 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, 5.5 यानी कि 30.25 आ रहा है, तो 5 से 5.5 आएगी और 5.5 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 11 आ रहा है, तो 11 से भी थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आएगा क्योंकि मेरे पास 31 है ना, मैंने 0.75 कम लिया हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आएगा, 13.25 नहीं आएगा, तो हम ऑप्शन 4 के साथ ऐसा जाएंगे और हम बोलेंगे कि दिस इज़ 11.31, डायरेक्ट ऐसे टिक कर देंगे आप 11.13 सेंटीमीटर। तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एक रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है, दैट इज़ कोसाइन रूल, दैट इज़ लाइक एडजेसेंट, यानी कि उसकी बेस और हाइट, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका रूल कहता है, राइट। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई 2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये रूल है। तो ये रूल हम लोग पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे जब, तब वहाँ पे आपको मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। भाई दो तरीके हो सकते हैं, एक तो तरीका हो सकता है कि भाई जब आपको ऑप्शन कंप्लीट नंबर इंटीजर्स में है, मतलब वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है ना, नंबर्स है ना, तो नंबर्स हैं तो थीटा की वैल्यू बिठा दो, थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करके बिठाओ और देखो कि कितना आ रहा है। तो मैं कह रहा कि थीटा की वैल्यू लेट से 45 बिठा देते हैं, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आपको ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पे है कॉट स्क्वायर 45, थीटा की वैल्यू 45 है तो कॉट की वैल्यू भी 1 होगी, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे है सेक स्क्वायर 45, तो सेक स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है,
सेक की वैल्यू होती है √2, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। सेक 45, देखो इस बात को देखो, सेक 45 की वैल्यू जो होती है वो √2 होती है और उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 लिख दिया हमने, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर 45, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है कॉसेक स्क्वायर 45, तो कॉसेक की वैल्यू भी √2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी √2 होती है, तो 2 × 2 -4 +2 -2 हमारा आंसर हो जाएगा -2। डायरेक्टली यू कैन टेक, इस तरीके से डायरेक्टली रखा जा सकता है। अगर आप फॉर्मूले के बेसिस पे जाना चाहो तो फॉर्मूले के बेसिस पे भी जा सकते हो, राइट। फॉर्मूले के बेसिस पे जाओगे तो क्या होगा कि आपको ब्रेक करनी पड़ेगी चीज़ें। मैं अगर आपको वो बताऊं तो मैं ये मिटाता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ आपको कि फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं जाऊँ तो मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ, साइन बाई व्हाट, साइन बाई, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टेप बाय स्टेप लिखना फिर लेंदी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक का मतलब हो जाता है 1 बाई कॉस, राइट। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, तो दोनों का लिखूंगा तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसको डिकोड कर दिया हमने। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बिकम साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, और यहाँ पे रह गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर आ गई तो -1 को डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, -1 को डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलेगा ना। हाँ, अब साइन टू द पावर 4 है, साइन पावर 4 है, कॉस पावर 4 है, तो मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू बताता हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं कि जब साइन पावर 4 थीटा है प्लस कॉस पावर 4 थीटा है तो इसका वैल्यू हो जाती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर पावर पे 4 है तो, अगर पावर पे 6 होगी तो पावर पे साइन पावर 6 एंड कॉस पे पावर पे 6, तो क्या होगा, तो हम करेंगे 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूल है, राइट, आइडेंटिटीज़ है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है साइन 4 कोस 4, तो यहाँ पे अगर रख दूँ तो इस वैल्यू को रख सकते हैं आप, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो वैल्यू बनेगी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा एंड इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 यहाँ पे भी है, डिनोमिनेटर में रह जाता है मेरे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो +1 -1 कट जाएगा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो -2 हमारा वैल्यू बचेगा, तो हम -2 को भी टिक कर सकते। तो ऐसे करके आप इस पूरे सवाल को डील कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कहता है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive year of 2018 and 19। 2018 और 19 का 6 अलग अलग कंपनी है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कंपनी है। तो मुझे पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल सेल ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ द ईयर। ये अलग अलग ब्रांच है, ब्रांच 1 2 3 4 5 6 ब्रांच कह लो, यहाँ पे कंपनी कह लो, ठीक है, सेम है। टू द टोटल सेल ऑफ द फोर्थ ब्रांच ऑफ फोर्थ ईयर, फर्स्ट ब्रांच का और फोर्थ ब्रांच का। फोर्थ ब्रांच का मैंने यहाँ नंबर लिख दिया है, तो टोटल है 80 + 105 इज़ 185। और फोर्थ ब्रांच का कितना है, तो फोर्थ ब्रांच का है 85 + 95 दैट इज़ 180। इसी का रेशियो बताना था,
इसी का रेशियो बताना था। तो 5 से कैंसिल करता हूँ तो 3 and 6 36 एंड दिस इज लाइक 37 एंड 36। अच्छा ऑप्शन यहाँ गलत हो गया फिर, तो आंसर होगा 37:36। 37:36, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने सिमिलर क्वेश्चन है, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अभी आया था, एक अभी अभी आपने सॉल्व भी किया था। तो क्वेश्चन को आप जानते हैं फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। यहाँ पे माइनस वाला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वहाँ पे था a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, तो कहता है कि a माइनस बी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं कह रहा कि इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो इसको एक्सपेंड कर दे, या फिर 4 से इसको 10 भी कर सकते हो काट के। इसको अगर काट दे तो ये 10 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो मैं अगर इसको काट देता हूँ 4 से, काट दो या तो फिर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा, आगे जाके कट जाएगा। और p की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा p की वैल्यू निकालनी है तो 7 × 17 वही आएगी, 119 ही आंसर आ जाएगा इसका भी। चलो लिख लेते हैं। मैं कह रहा कि 4, ठीक है, 4 इंटू, अब इस पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 17 माइनस 7, एक तो है 17 माइनस 7, फिर क्या है दूसरा, तो 17 स्क्वायर, एक है 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7, ये हो गया। एंड इज इक्वल टू में क्या है, तो इसको मैं इधर ले जाके रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस p। अब p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 17 माइनस 7 इज 10 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाएगा। 17 माइनस 7 इज 10 इंटू 4 40, तो 40 से 40 काट दिया मैंने। और फिर इसको कैंसिल करो, देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली मैं देखो 17 स्क्वायर इधर आएगा तो कैंसिल होगा, तो ये और ये कट जाएगा। 7 स्क्वायर इधर आएगा तो ये और ये कट जाएगा। तो मेरे पास p की वैल्यू क्या रह जाएगी, p की वैल्यू कितनी रह जाएगी, वो 119 भाई। p की वैल्यू रह जाएगी 17 इंटू 7। अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आया, 119 वहाँ भी आया था, 119 यहाँ भी आया। ऑप्शन 3 आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 डन। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का कहता क्या है, देखते हैं। कह रहा है कि रिया कुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 and 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ 3,840 रुपीज़। 3,840 के शॉपिंग पे दोनों डिस्काउंट दिया जाएगा। तो रिया को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस कितना है। भाई दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो मैं कह रहा कि 30% का जो डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे इसी पे करोगे, ठीक है, और ये जो डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे वो भी इसी पे करोगे। तो मैं देखो कि पहला डिस्काउंट सिंपल सा है, मैं कह रहा कि पहला डिस्काउंट तो 30% का है, लेकिन दूसरा जो बात कर रहा है वहाँ कह रहा है कि पहले हम आपको 25% का डिस्काउंट देंगे, फिर हम आपको 5% का देंगे। पहले 25% का देंगे फिर 5% का देंगे। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का लगा दो, तो ये हो जाएगा 30 और 1.25, यानी कि ये हो जाएगा 31.25। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1.25 का। तो 1.25, अब मुझे पूछ रहा है कि कितने का डिफरेंस होगा, दोनों डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस होगा। तो मैं कह रहा हूँ 1.25 का ही तो डिफरेंस होगा, 1.25 डिफरेंस होगा। 1.25% ऑफ 3840 निकाल दो,
यही पूछा है कि कितना होगा, तो रुपीज़ में वही दिया हुआ है। तो 1.25 यानी कि 1 होल 1/4 यानी कि 5/4, तो 5/4 राइट, और 5/4 100 है, तो ये कितना आएगा 1/80, 8 टाइम्स 80 इंटू 3840, 8 से कटेगी 32 कटेगी, 4 टाइम्स 64, 48 रुपीज़ का डिस्काउंट आएगा एक्स्ट्रा। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला जो डिस्काउंट था उसमें 1.25 का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा डिस्काउंट, तो आपको वही आपको करना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे सेट को डिस्कस किया, ठीक है, पूरे के पूरे सेट आपके सामने हमने डिस्कस कर दिया। अगर इसमें कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है या कुछ चीज़ें हैं, एक बीच में एक सवाल गलत टाइप हो गया तो उसको सही किया है हमने, तो उतना माफ़ कीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस को हमने और डिस्कस किया है। ऐसे हम पूरे के पूरे सेट 44 सेट हो रहा है 2022 का, वो सारे सेट डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा और अप्रोच आपको पता चलेगा। यहाँ मैं हर चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। अगर मैं डिस्कस नहीं करूँ, अगर मैं खुद बैठ के सॉल्व करूँ, तो मेरे को इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे 1.25 का गैप आएगा, डायरेक्टली मैं 1.25 निकालूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ये इस लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ये हो गया है पहला सेट। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और उनके साथ शेयर करें जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद। टेक केयर।